हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZHN एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोग रिस्पायरेटरी वॉल्यूम और रिस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देखिए, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है यानी कि दो तरह के गैस का एक्सचेंज करना, एक होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस का एक्सचेंज कहाँ से कहाँ करना है, तो पहले इसको एक हम लोग फिगर के फॉर्म में देखते हैं। देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेज का मतलब है कि गैस कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन जो होता है अंदर लेते हैं इंस्पायरेशन के थ्रू, और ऑक्सीजन जब यहाँ आ जाता है लंग्स के अंदर, ठीक है, ये है लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जब आ जाता है तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, क्यों यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वो बात की बात है, आगे देखेंगे हम लोग। फिर ऑक्सीजन, ये है ब्लड वेसल, और इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड भरा होता है। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ब्लड वेसल के अंदर ब्लड भरा हुआ है। तो ब्लड के अंदर ये ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है और ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ जाता है। फिर ऑक्सीजन का यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से यहाँ आ जाता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो ये ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर चला जाता है। अब टिश्यू में देखा जाए भाई, तो टिश्यू में फूड अगर आ जाएगा तो फूड से मिल जाएगा ऑक्सीजन, और रिस्पायरेशन के थ्रू यहाँ पे CO2 बन जाता है। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो CO2 बनता है, और CO2 एक टॉक्सिक होता है। तो इस टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालना है। तो इसी CO2 को जब ब्लड यहाँ से जा रहा होता है तो इस CO2 को इस ब्लड वेसल के अंदर, ये है ब्लड वेसल, ठीक है, और ये बना दिया हूँ मैं, इसके अंदर फ्लो करेगा ब्लड। तो CO2 को इसी ब्लड वेसल के अंदर डाल दिया जाएगा, और ये ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा वो ब्लड CO2 को यहाँ से यहाँ ला देगा, और फिर यहाँ CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा CO2, ठीक है। तो इस तरह से पूरे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर CO2 यहाँ से बाहर हो जाता है तो ऑक्सीजन यहाँ से होके इधर से टिश्यू के पास आ जाएगा, और जो CO2 ग्लूकोज के द्वारा सेल में, क्योंकि रिस्पायरेशन जो होता है वो सेल के अंदर होता है, अब ये टिश्यू है तो इस टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल होगा, और इसी सेल के अंदर होगा रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ डाल दिया जाएगा, और ये यहाँ से होते हुए लंग्स से बाहर निकल जाएगा। ये क्यों आखिर में ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ गया और CO2 यहाँ से यहाँ चला गया, वो आगे देखेंगे हम लोग। ये होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस पे। ओके, तो चलिए देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा जाए तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए दो साइट होता है। साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा जाए तो पहला साइट जो होता है वो एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई यानी कि लंग्स, जो लंग्स है, इस लंग्स की यूनिट यानी कि लंग्स की यूनिट को एल्वियोलाई कहा जाता है, यानी कि सेल को एल्वियोलाई कहा जाता है। तो इस लंग्स के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सेल होता है और इसको एल्वियोलाई कहा जाता है। तो पहला साइट होता है एक्सचेंज ऑफ गैस का, वो एल्वियोलाई के अंदर होता है, यानी कि ये प्राइमरी साइट है। एल्वियोलाई यानी कि लंग्स बोलो या एल्वियोलाई बोलिए, लंग्स से यानी कि एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ जाता है, और ये ब्लड ऑक्सीजन को टिश्यू के पास लेके जाता है। और दूसरा साइड जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो देखिए, ये है ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो करेगा, तो यहाँ से ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर आ जाएगा। तो प्राइमरी साइट तो ये हो गया एल्वियोलाई फर्स्ट, और सेकेंडरी साइट कौन हुआ, तो ये हो गया सेकेंडरी साइट। ओके, तो दो साइट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए। ठीक, अब देखिए, जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो किसके थ्रू होता है, तो होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या है, तो सिंपल डिफ्यूजन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस यानी कि गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ पे गैस की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ से कम की तरफ गैसेज ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो लिख रहा है कि बाय सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। अब देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैस बेस्ड ऑन, ये किस चीज़ों पे बेस्ड होता है एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी कि क्यों आखिर में ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यू की तरफ और CO2 टिश्यू से लंग्स की तरफ चला जाता है। तो पहला बेसिस होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए, वो होता है प्रेशर यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट बोलिए या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी बोलेंगे। प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है भाई, तो ग्रेडियंट का मतलब बताया था, कहीं ज़्यादा और कम अमाउंट है गैस का या सब्सटेंस का तो वहाँ पे ग्रेडियंट होता है। तो हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ गैस का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की तरफ, फिर ब्लड में आ गया तो ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो यहाँ से फिर टिश्यू के अंदर आ जाएगा।
ऑक्सीजन। अब टिश्यू में ऑक्सीजन यूज हो रहा है तो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगा, लेकिन टिश्यू में ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिल के CO2 बन रहा, तो टिश्यू के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे टिश्यू के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो फिर ज़्यादा से कम की तरफ CO2 को डाल दिया जाएगा। अब CO2 यहाँ ज़्यादा हो गया तो ये ज़्यादा से कम की तरफ आ जाएगा CO2, फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो पहला है प्रेशर यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, ठीक। बेस्ड ऑन, पहला हो गया प्रेशर यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यानी कि जो गैस ज़्यादा सॉल्युबल होगा ब्लड के अंदर या वाटर के अंदर, उस गैस का डिफ्यूजन यानी कि ट्रांसपोर्ट यानी कि एक्सचेंज जल्दी होगा। और तीसरा है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अब ये थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन क्या है भाई, देखिए ये जो लंग्स का सेल है एल्वेलाई, और ये ब्लड वेसल का जो इपिथेलियम है, और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो ये तीनों मिलके जो है बनाता है मेम्ब्रेन। अब इसी मेम्ब्रेन को ऑक्सीजन को पार करके यहाँ जाना है, तो ये मेम्ब्रेन जितना थिन होगा, पतला होगा, उतना आसानी से ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ चला जाएगा और CO2 यहाँ से यहाँ उतना आसानी से आ जाएगा। ये मेम्ब्रेन जितना थिक होगा उतना आसानी से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये कितना थिक है उस पर भी डिपेंड करेगा गैस का ट्रांसपोर्ट। तो दूसरा हो जाएगा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक। अब एक चीज़ और पढ़ लेते हैं यहीं पे कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के लिए जो सिंबल होता है PO2, तो P का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और CO2 के लिए होगा PCO2। PCO2 का मतलब होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए देखिए तो पार्शियल प्रेशर क्या है होता है। तो अगर एक सिंगल गैस है तो सिंगल गैस के लिए, इंडिविजुअल गैस के लिए, जैसे मान लिया कि यहाँ पे एक सिंगल गैस है, कोई भाई एक वेसल है और इसके लिए एक सिंगल गैस है, मान लिया ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है कोई भी, तो इस गैस के लिए हम वर्ड जो यूज़ करेंगे वो प्रेशर यूज़ करेंगे। लेकिन कई सारे गैसेस जब आपस में मिल जाता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक गैस का प्रेशर निकालेंगे तो एक गैस का प्रेशर मिक्सचर ऑफ गैस में जो कहलाता है वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है। यानी कि प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो देखिए क्या लिख रहा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, तो PO2 होता है, और CO2 के लिए PCO2 होता है, ठीक है। ओके, चलिए इतना देख लिया, आगे देखते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के लिए एटमॉस्फेयर में कितना होता है, लंग्स के अंदर कितना होता है, ब्लड के अंदर होता है और टिश्यू के अंदर कितना होता है। तो उसके पहले एक चीज़ हम लोग याद कर लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, इससे चीज़ें याद करने में आसानी होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का अगर मैक्सिमम, नॉर्मल अगर मैक्सिमम देखा जाए पार्शियल प्रेशर, तो वो होता है 95 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये प्रेशर का यूनिट है। और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लोअर जो प्रेशर होगा वो 40 mmHg होगा। ओके, चलिए अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो मैक्सिमम प्रेशर होगा, देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैक्सिमम है और CO2 के लिए ये प्रेशर मिनिमम है। अब यहीं पे ऑक्सीजन के लिए देखा जाए तो ये ऑक्सीजन के लिए मैक्सिमम हो जाएगा और ऑक्सीजन के लिए पार्शियल प्रेशर ये मिनिमम हो जाएगा। तो CO2 के लिए मैक्सिमम प्रेशर कितना है, तो 45 mmHg है, और पार्शियल प्रेशर CO2 के लिए जो मिनिमम प्रेशर है वो 40 mmHg है। ओके, ये मिनिमम मैक्सिमम क्या चीज़ है, चलिए देखते हैं। देखिए जहाँ पे जिस गैस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, और जिस गैस का कंसंट्रेशन जहाँ पे कम होगा, जैसे CO2 कहीं पे ज़्यादा है तो उसका मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर होगा 45 mmHg बताएंगे, और जहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा वहाँ पे मिनिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बताएंगे, और वो कितना होगा 40 mmHg। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 95 mmHg होता है। तो इससे चीज़ें सारी याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं पार्शियल प्रेशर इन मिलीमीटर Hg। तो हमें पार्शियल प्रेशर कहाँ कहाँ पर देखना है, तो रिस्पिरेटरी गैस दो ही है मेरे पास, एक है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं का पार्शियल प्रेशर देखना है। तो हमें आपको केवल याद करना है एटमॉस्फेरिक एयर वाला। तो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे गैसेज है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो अपना अपना कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही है। तो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखें तो 159 mmHg होता है, और वहीं पे CO2 का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो 0.3 मिलीमीटर Hg होता है। इसको आपको बस याद करना है। अब देखिए एल्वियोलाई वाला, तो एल्वियोलाई के अंदर अगर आ जाएंगे यानी लंग्स के अंदर आ जाएंगे तो एयर के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लगभग 21% जो होता है एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है, एग्जैक्ट वैल्यू 20.8% होता है, 21% मानेंगे भाई। CO2 का कंसंट्रेशन कितना होता है, तो 0.03, ये प्रेशर नहीं बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कंसंट्रेशन गैसेज का, इतना होता है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, CO2 कम है तो कम प्रेशर लगाएगा। तो ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 159 mmHg और ऑक्सीजन का CO2 का 0.3 mmHg हो गया। अब एल्वियोलाई के अंदर आ गया यानी लंग्स के अंदर,
तो हम जो भी अंदर गैस लेते हैं लंग्स के अंदर, तो गैस के अंदर सभी गैसें जाएगा हमारे लंग्स के अंदर। कौन कौन सी गैसें जाएगा? तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब आएगा। अब उस गैस का अंदर मिक्सचर ऑफ गैस हो गया, तो उसमें केवल एक प्रेशर नहीं बल्कि पार्शियल प्रेशर होगा। तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा, एल्विलाई में ज़्यादा आएगा, तो यहाँ प्रेशर ऑक्सीजन का 104 mmHg होगा। ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी में है, यहाँ लिख सकते हैं mmHg, ठीक है, यहाँ लिख दिया हूँ मिलीमीटर मर्करी में। ये जो भी प्रेशर है सब मिलीमीटर HG में है। तो एल्विलाई के अंदर 104 mmHg हो गया। अब CO2 का देख लेते हैं भाई। देखिए, तो CO2 का कैसे याद करना है? तो CO2 का हमें याद करना है कि CO2 जहाँ पे प्रेशर कम हो, CO2 का कंसंट्रेशन जहाँ कम होगा वहाँ 40 mmHg होगा, और CO2 का कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ 45 mmHg होगा। तो लंग्स में, फेफड़े के अंदर यानी कि एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा 104 mmHg, और CO2 का प्रेशर कम यानी CO2 का कंसंट्रेशन कम हो गया तो कम वाला प्रेशर होगा। कितना होगा? तो 40 mmHg हो जाएगा। तो CO2 का कंसंट्रेशन मिनिमम वाला होगा 40 mmHg। अब आ जाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? वह ब्लड जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की अमाउंट कम होता है, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। तो चलिए, डीऑक्सीजनेटेड में कम कौन हो गया? ऑक्सीजन। ज़्यादा कौन हो गया? CO2। तो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम हो गया तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा वो कम होगा, यानी कि मिनिमम प्रेशर वाला होगा। और ऑक्सीजन का मिनिमम प्रेशर कितना है? 40 mmHg है ऑक्सीजन का मिनिमम प्रेशर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मिनिमम प्रेशर कितना हो जाएगा? 40 mmHg। अब CO2 ज़्यादा हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो CO2 का प्रेशर कितना होगा? मैक्सिमम प्रेशर वाला होगा, यानी कितना हो जाएगा? 45 mmHg होगा। ठीक है, चलिए अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ गए। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगा और CO2 की मात्रा यानी कि अमाउंट कम होगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर ऑक्सीजन का प्रेशर देखा जाए तो मैक्सिमम प्रेशर होगा। कितना होगा? 95 mmHg होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा है। अब CO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम हो जाएगा तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? मिनिमम प्रेशर, यानी कि 40 mmHg हो जाएगा। ठीक है, तो CO2 हो गया। अब चलिए टिश्यू में देख लेते हैं भाई। बताइए, टिश्यू के अंदर सेल है, सेल के अंदर होगा रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन होगा तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब तोड़ते हैं तो CO2 गैस बनता है। यानी टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर CO2 बन रहा है, और जो चीज़ जहाँ बनेगा उसका अमाउंट वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो CO2 का अमाउंट जो होगा टिश्यू के अंदर ज़्यादा होगा। अब CO2 ज़्यादा हो गया तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा। CO2 में ऑक्सीजन, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन बार बार यूज हो रहा है, तो यूज हो रहा है तो कम हो जाएगा। चलिए, तो अब समझ में आ गया कि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कम है और CO2 क्या है? ज़्यादा है। तो CO2 जब ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन का मिनिमम प्रेशर हो जाएगा, और ऑक्सीजन का मिनिमम प्रेशर कितना है? 40 mmHg है। और CO2 का प्रेशर कितना हो जाएगा? CO2 ज़्यादा है तो मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 45 mmHg हो जाएगा। तो CO2 का प्रेशर आएगा 45 mmHg। ठीक, इतनी बातें हम लोग अच्छे से समझ लिए। अब देखिए अब लिख रहा कि प्रेशर ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्विलाई टू ब्लड एंड फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। यानी कि एक तरह से देखें हम लोग तो यहाँ पे क्या देखने में आ रहा कि प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, फिर यहाँ पे प्रेशर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया यहाँ पे, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया। यानी कि ऑक्सीजन का प्रेशर देखा जाए तो इधर से इधर की तरफ कम हो रहा, यानी कि ऑक्सीजन का ग्रेडियंट अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का इधर से इधर ट्रांसपोर्ट होगा, और CO2 ट्रांसपोर्ट किधर होगा? तो CO2 का प्रेशर इधर ज़्यादा है तो इधर से इधर CO2 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ से कहाँ तक है? तो एल्विलाई से ब्लड, यानी कि एल्विलाई से ब्लड की तरफ आ जाएगा। यहाँ प्रेशर ज़्यादा, यहाँ प्रेशर कम, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, इस तरफ आ रहा। फिर यहाँ पे प्रेशर ऑक्सीजन के ज़्यादा, यहाँ कम, तो फिर ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ आ जाएगा। अब CO2 के लिए देखेंगे तो CO2 में प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा और यहाँ पे कम, तो CO2 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ब्लड में कम है प्रेशर। फिर यहाँ से CO2 यहाँ से लंग्स के अंदर आ जाएगा, प्रेशर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है CO2 के लिए, फिर बाहर हो जाएगा। यानी CO2 के लिए जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ से कहाँ तक है? तो देख लिख रहा, फॉर CO2 कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। तो इसलिए ऑक्सीजन पहले लंग्स से ब्लड में, ब्लड से टिश्यू में, और CO2 टिश्यू से ब्लड में, और ब्लड से लंग्स यानी कि एल्विलाई से बाहर हो जाता है। ओके, चलिए इतनी बात समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए देखिए अब लिख रहा है कि भाई CO2 का जो डिफ्यूजन होता है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है।
क्यों? क्योंकि CO2 का जो सॉल्युबिलिटी है वो 20 से 25 टाइम ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। और मैं बताया था कि डिफ्यूजन रेट जो होता है वो डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे भी। तो देखिए लिख रहा है डिफ्यूजन ऑफ CO2 इज हायर देन ऑक्सीजन। CO2 का डिफ्यूजन ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी CO2 का ज़्यादा है तो डिफ्यूजन भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, अब पढ़ेंगे लेयर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, यानी कि डिफ्यूजन जिस मेम्ब्रेन से हो रहा था वो कौन कौन सा लेयर से मिलके बना होता है। ठीक है, लेयर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो देखिए ये है, पहले इस फिगर को देखते हैं। ये है लंग्स और ये है एल्वियोलाई। तो एक एल्वियोलाई में बना दिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये एल्वियोलाई है तो एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन एक होगा और ये ब्लड वेसल है, ये है ब्लड वेसल आपका। तो ब्लड वेसल का एक मेम्ब्रेन होगा और एक बीच में होता है मेम्ब्रेन जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो 3 मेम्ब्रेन है, एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन और ये बीच वाला और ये ब्लड वेसल का मेम्ब्रेन। ये तीनों मेम्ब्रेन मिलके बनाता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। इस एल्वियोलाई को अब बड़ा करके यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए ये हो गया एल्वियोलाई हमारा। ठीक, जो कि एनसीईआरटी में फिगर दिया है ये, तो ये है एल्वियोलाई और दूसरा ये है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर ये ब्लड फ्लो कर रहा RBC। तो ये एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन हो गया ये वाला, तो एल्वियोलाई हो गया और एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन। तो ये बना किसका होता है? तो स्क्वेमस इपिथेलियम का। इपिथेलियम कई टाइप का होता है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। तो स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू का जो स्क्वेमस इपिथेलियम है उसका बनाता है, क्योंकि स्क्वेमस इपिथेलियम से ही डिफ्यूजन होता है। तो स्क्वेमस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वाल है ये पहला हो गया ये फर्स्ट, जो कि यहाँ पर लिखा है। और दूसरा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये सेकेंड है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। और ये ब्लड वेसल का मेम्ब्रेन, ब्लड वेसल के मेम्ब्रेन को इंडोथीलियम कहा जाता है, आप ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरी। तो लेयर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 होता है, पहला होता है स्क्वेमस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई जो ये है, और दूसरा होता है इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये है इंडोथीलियम ब्लड वेसल का कैपिलरी। और इन दोनों के बीच में होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तीनों मिल के बनाता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ये देखिए ये तीनों मिल के बनाएगा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। इसी से होके जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे हो आ जाएगा, तो इसी से होके यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा किसके, यहाँ पे ब्लड के अंदर, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा और ब्लड से होके टिश्यू के पास जाएगा और CO2 जो यहाँ से आएगा यहीं से एल्वियोलाई के अंदर चला जाएगा। इसका थिकनेस तो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता देता कि इस मेम्ब्रेन का जो थिकनेस होता है वो लेस देन 1 मिलीमीटर का होता है, mm का होता है, यानी कि 0.2 mm के बराबर होता है। ओके, चलिए इतना हो गया। ओके, तो देखिए अब हम लोग इस फिगर को समझते हैं। देखिए ये है, यानी कि हमारे पूरे हार्ट से, ये हार्ट हो गया, हार्ट से बॉडी के हर पार्ट में, यानी कि बॉडी में कौन सा ब्लड किस तरह से जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है, क्या लेके आता है, यहाँ इस फिगर से क्लियर हो जाएगा। तो ये फिगर थोड़ा टफ है, इस फिगर को समझने के लिए मैं एक इजी फिगर बनाया हूँ, पहले इसको समझते हैं। देखिए ये पहले समझते हैं, ये है हार्ट हमारा, हार्ट का ये चेम्बर हो गया। ओके, तो हार्ट में 4 तरह के चेम्बर होता है। ये हो पहला राइट एट्रिया और ये है लेफ्ट एट्रिया, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, चलिए देखिए ये है, यहाँ से पहले समझते हैं। मान लेते हैं कि यह है बॉडी और बॉडी के अंदर ये होगा हार्ट। तो बॉडी के अंदर क्या होगा, बहुत सारे आर्गन होगा और आर्गन के अंदर सेल होगा और सेल के अंदर होता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पहले ब्रेक डाउन किया जाता है तो CO2 गैस बनता है। जो ये CO2 यहाँ पे गैस बन रहा है ये टॉक्सिक है भाई, इसको बॉडी से बाहर निकालो। तो हमारे बॉडी तो पंपिंग आर्गन है नहीं कि इसको पंप करके, ये है लंग्स कि लंग्स के पास पहुंचा दे और इस CO2 को बाहर निकाल दिया जाए। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले बॉडी यानी कि आर्गन से इसको हार्ट को दे दिया जाता है। तो यहाँ से बॉडी यानी कि डिफरेंट आर्गन से ये ब्लड वेसल एक निकल रहा, ये है ब्लड वेसल और जाता है हार्ट के पास। तो हार्ट के कौन चैम्बर में जाता है तो राइट एट्रिया में जाता है। अब देखिए जो ब्लड वेसल ब्लड को हार्ट यानी कि आर्गन से हार्ट की तरफ लेके जाएगा, जो ब्लड वेसल ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जाएगा वो वेन कहलाता है, और जो ब्लड वेसल ब्लड को हार्ट से आर्गन की तरफ लेके जाएगा वो आर्टरी कहलाता है। तो अब देखिए ये बॉडी यानी कि आर्गन से हार्ट की तरफ लेके जा रहा है तो ये हो गया वेन। अब बॉडी एक सिस्टम है तो पूरा सिस्टम से ब्लड लेके जा रहा है, तो इसलिए इसको नाम होता है सिस्टेमिक वेन, या इसको वेना कावा भी बोलेंगे। अब इसके अंदर क्या ब्लड जब जाएगा
तो यहाँ पे जो ब्लड जा रहा है इसके अंदर, इसी के अंदर CO2 को डाल दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को डाल दिया जाता है। तो अब ये ब्लड CO2 को लेके जा रहा है। देखिए यहाँ पे बनाया हूँ मैं CO2, यानी कि ये ब्लड कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसका नाम है सिस्टेमिक वेन। आ जाएगा कहाँ पे, तो राइट एट्रिया में आ जाएगा। अभी भी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर का मैं इधर बनाया हूँ इसको क्या समझेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लू दिया है बुक में, मैं ग्रीन बना दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो राइट एट्रिया हो गया, राइट एट्रिया से ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, अभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये ब्लड वेसल एक यहाँ से लंग्स को जाता है जो कि ये ब्लड को लेके जाएगा। अब लंग्स को लेके जा रहा है तो इस ब्लड वेसल का क्या नाम होगा। देखिए लंग्स के लिए जो कॉमन टर्म हम बताया था यूज करते हैं वो पल्मोनरी यूज करते हैं। तो जो ब्लड वेसल लेके जा रहा है लंग्स को उसका नाम होगा पल्मोनरी आर्टरी। अब ये हार्ट से आर्गन की तरफ जा रहा तो इसका नाम होगा आर्टरी, और पल्मोनरी को लेके जा रहा तो पल्मोनरी आर्टरी नाम हो जाएगा। ठीक, जैसे ही यहाँ पे ब्लड आएगा, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसके अंदर CO2 मिला है, तो CO2 कैसे बाहर निकाल दिया, तो सिंपल फॉर्म में दिखा दिया यहाँ पे कि CO2 देखिए बाहर निकल रहा, यानी एक्सपायरेशन से हम लोग बाहर निकाल देंगे। और इंस्पायरेशन के द्वारा जो ऑक्सीजन ले लिया गया लंग्स को, ये ऑक्सीजन की ज़रूरत कहाँ पर है, बॉडी में ज़रूरत है। तो हमारा लंग्स पंप करके बॉडी को ब्लड नहीं पहुँचा सकता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकता। तो लंग्स क्या करता है कि इस ब्लड को दे देता है हार्ट को कि भाई तुम ही लो और बॉडी को पहुंचाओ। तो अब यहाँ से जो ब्लड आएगा उसके अंदर ऑक्सीजन मिला हुआ, देखिए ये रेड कलर का मैं बनाया हूँ, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो इसके अंदर ऑक्सीजन मिला हुआ यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, देखिए अब ये ब्लड वेसल ब्लड को आर्गन से हार्ट की तरफ लेके जा रहा था, इसका नाम क्या हो जाएगा, वेन नाम हो जाएगा। लेकिन लंग से लेके जा रहा है यानी पल्मोनरी से लेके जा रहा है तो इसका नाम हो जाएगा पल्मोनरी वेन। ओके, और पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये आ जाएगा राइट लेफ्ट एट्रिया के अंदर, लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और इस ब्लड को फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में डालेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि सीधे जाएगा हमारे बॉडी के अंदर। ये ब्लड वेसल नीचे इस ब्लड वेसल को दिखा सकते हैं या ऊपर से दिखा सकते हैं, तो कहाँ गया, हमारे बॉडी के अंदर गया जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। अब इसका नाम क्या होगा, देखिए मैं बताया था कि बॉडी एक सिस्टम है तो इसका नाम हो जाएगा सिस्टेमिक, लेकिन अब इसका नाम होगा आर्टरी, क्योंकि ये हार्ट से आर्गन की तरफ यानी बॉडी की तरफ ब्लड लेके जा रहा। तो जो ब्लड वेसल हार्ट से आर्गन की तरफ जाएगा उसका आर्टरी नाम होगा तो सिस्टेमिक आर्टरी, या इसको एओर्टा भी कहते हैं। तो इसमें कौन सा ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक, इतनी बातें हम लोग देख लिए। अब इतनी बातें जब देख लिए तो हम लोग यहाँ पे इस फिगर जो बनाए हैं इसको आराम से समझ सकते हैं इसी के हेल्प से। देखिए तो इसको मैं बार बार दिखा के बताता रहूँगा। तो ये है हार्ट, तो हार्ट के अंदर यहाँ भी देखिए जो कि बुक के अंदर ये दिया है, इसको समझ लीजिए कि ये है हार्ट में 4 चैम्बर, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मैं क्या बोला कि ये है बॉडी, मान लेते हैं बॉडी टिश्यू हो गया जो कि ये मैं बताया था बॉडी। ठीक, तो बॉडी टिश्यू हो गया, इसके अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिल रहा, CO2 बन रहा जो कि टॉक्सिक है। इस ग्लूकोज को कहाँ भेजेंगे, सबसे पहले हार्ट को भेजेंगे, अरे CO2 को हार्ट को भेजेंगे। तो यहाँ पे इस CO2 को यहाँ पे देखिए डाल दिया, ये कौन सा ब्लड वेसल हो गया जो कि लेके जाएगा राइट एट्रिया में। तो बॉडी से लेके जा रहा, बॉडी एक सिस्टम है तो मैं बताया इसका नाम क्या हो जाएगा, सिस्टेमिक वेन या वेना कावा बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या मिला हुआ है, तो इसके अंदर मिला हुआ जो कि जा रहा है राइट एट्रिया में मिला हुआ क्या, CO2 मिला, यानी ये ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब पार्शियल प्रेशर देख लेते हैं ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखिए मैं बताया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। तो CO2 ज़्यादा है तो CO2 का मैक्सिमम प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर, और CO2 का मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 45 mmHg होता है, मिनिमम 40 mmHg होता है। और ऑक्सीजन कम है यहाँ पे तो ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर होगा, तो 40 mmHg होगा। ऑक्सीजन का मिनिमम पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है। इतनी बातें समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ से ब्लड तुरंत आ जाएगा राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ जाता है। अब राइट वेंट्रिकल में मैं बताया था कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड देखिए कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। तो अब लंग्स में तो ये सिंपल फॉर्म में दिखा दिया हूँ। अब देखिए लंग्स यहाँ पे, यहाँ नहीं बल्कि ऊपर है यहाँ पे। तो ब्लड वेसल यहाँ से नीचे से जो दिखाया हूँ यही अब यहाँ से निकलेगा जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए ये ब्लड वेसल निकल रहा, तो इस ब्लड वेसल जो है ये कहाँ पे जाएगा, तो लंग्स में जाएगा। तो लंग्स की जगह पे यहाँ पे ये बनाया है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई जो कि लंग्स का यूनिट है। तो ये जा रहा है कहाँ पे, एल्वियोलाई यानी कि लंग्स के पास।
अब लंग्स के पास जा रहा है यानी पल्मोनरी के पास जा रहा है, तो इसका नाम होगा पल्मोनरी आर्टरी। तो ये है पल्मोनरी आर्टरी। ओके, अब यहाँ भी प्रेशर अगर पूछे तो जो प्रेशर ऑक्सीजन और CO2 का होगा यहाँ पे वही यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो अभी भी यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। देखिए ये ब्लू कलर का यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, चलिए अब जैसे ही लंग्स में आ गया ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहीं पे CO2 यहाँ पे बाहर निकाल देंगे और ऑक्सीजन यहाँ पे मिला के यहाँ से जाएगा। तो यहाँ पे आ गया CO2 भाई, तो देखिए यहाँ CO2 दिखा रहा है कि CO2 यहाँ चला गया और ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया। तो CO2 का अगर एल्वियोलर एयर के अंदर देखें तो बताया था कि CO2 का, देखिए CO2 का बस दो जगह आपको याद करना, एक एयर के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में वो 159 mmHg होता है, और एक एल्वियोलाई में आपको याद करना है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर केवल आपको एटमॉस्फेयर और एल्वियोलाई का याद करना है। तो एटमॉस्फेयर में 159 mmHg होता है और एल्वियोलाई के अंदर कितना होता है तो 104 mmHg होता है। बाकी वो मैक्सिमम और मिनिमम वाला जो बताया था उसी से याद कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर CO2 का 40 mmHg है जो कि कम है एल्वियोलाई के अंदर, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 45 mmHg है, ध्यान दीजिएगा। तो 45 ज़्यादा 40 कम, तो ज़्यादा से कम की तरफ CO2 चला जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है तो 104 mmHg है जो कि ज़्यादा है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखें या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखें तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा, या तो 40 mmHg होगा या 95 mmHg होगा, तो ज़्यादा से कम की तरफ ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लंग्स में चला गया CO2 यहीं से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ वहीं से कि CO2 यहाँ से बाहर निकल गया और ऑक्सीजन यहीं से इन हो रहा, ऑक्सीजन यहीं से आ रहा, ऑक्सीजन आ गया। अब इस ऑक्सीजन को कौन लेके आएगा तो लंग्स से ये ब्लड वेसल लेके आ रहा है, देखिएगा ये ब्लड वेसल लेके आ रहा है। तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन जो यहाँ पे आ जाएगा तो ये ब्लड वेसल, देखिए इस ब्लड वेसल का नाम क्या है पल्मोनरी से जा रहा है तो इसका नाम है पल्मोनरी वेन, जो कि कहाँ पे लेके जा रहा है लेफ्ट एट्रिया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से लंग से जो निकला ब्लड वेसल वो कहाँ पे लेके आ रहा है लेफ्ट एट्रिया के अंदर लेके आ रहा, जिसका नाम क्या होगा पल्मोनरी वेन, जो कि पल्मोनरी से निकल के आ रहा, लंग से निकल के आ रहा। ओके, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया क्योंकि अब इसके अंदर ऑक्सीजन यहीं पे मिला दिया गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस लेफ्ट एट्रिया में आ जाएगा, फिर लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहाँ पे आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होगा वो जाएगा किसके अंदर बॉडी के अंदर, किससे होते हुए सिस्टेमिक आर्टरी से होते हुए। तो देखिए यहाँ पे सिस्टेमिक आर्टरी जो मैं यहाँ से नीचे से दिखाया हूँ जो कि बॉडी में जा रहा है वो यहाँ से जाता है एक्चुअली में लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये ब्लड वेसल एक्चुअली में यहाँ से ऊपर से निकलता है और ये देखिए बॉडी यानी कि बॉडी टिश्यू के अंदर आ गया। ठीक है, मैं बताया था कि वह ब्लड वेसल जो लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि हार्ट से निकल के बॉडी को जा रहा उसका नाम होता है सिस्टेमिक आर्टरी। तो अब यही ब्लड वेसल देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के बॉडी को जा रहा तो इसका नाम क्या हो जाएगा सिस्टेमिक आर्टरी हो जाएगा, या एरोटा कहते हैं, क्योंकि वह ब्लड वेसल जो हार्ट से आर्गन की तरफ बॉडी की तरफ जा रहा उसका आर्टरी नाम होगा। अब इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि यहीं ऑक्सीजन मिला दिया गया है लंग से, ये देखिए इसीलिए रेड बनाया हूँ। अब चलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगा CO2 की मात्रा कम होगा, तो ऑक्सीजन के अमाउंट ज़्यादा होगा तो इसका पार्शियल प्रेशर 95 mmHg आएगा, CO2 के अमाउंट कम होगा तो इसका पार्शियल प्रेशर 45 mmHg आ गया। ठीक है, यानी 40 mmHg आ गया, सॉरी। चलिए तो इतनी बातें हम लोग समझ लीजिए। अब हम लोग NCERT से रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए तो अब NCERT से भाई रीड करते हैं, हम लोग नोट्स के फॉर्म में पढ़ चुके हैं इसको। ओके, तो अब क्या पढ़ा रहे थे हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, चलिए देखिए तो क्या लिख रहा है कि एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट, बताया था कि एल्वियोलाई से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है तो ये प्राइमरी साइट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए। और क्या बताया था कि आल्सो अकर बिटवीन कहाँ से और होता है तो ब्लड एंड टिश्यू दिखाया था मैं। चलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज किस किस का एक्सचेंज करना है तो दो गैसेज का मेनली एक्सचेंज करना है, एक ऑक्सीजन और CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइट बाय द सिंपल डिफ्यूज़न। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होता है तो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है, और मेनली बेस्ड किस पे है तो पहला चीज़ प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे होता है। तो प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है तो मैं बताया था कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैस का डिफ्यूजन होगा। दूसरा किस पे डिपेंड करता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, ठीक है। और तीसरा होता है यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मतलब जो गैसेज ज़्यादा सॉल्युबल है वो उसका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, CO2 जो होता है ऑक्सीजन से ज़्यादा सॉल्युबल होता है। और तीसरा है थर्ड यहाँ पर लिख दिया थिकनेस ऑफ
मेम्ब्रेन जितना थिन होगा उतना डिफ्यूजन फास्ट होगा, ठीक। इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन आर आल्सो सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। कुछ और भी फैक्टर होता है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है, अभी देखेंगे हम लोग। ओके, चलिए लिख रहा है प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर के बारे में जो बताया था उसको देख लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ गैस में कई सारा गैसेज है, उसमें एक गैस जितना प्रेशर लगाएगा वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर। तो देखिए क्या लिख रहा है, पार्शियल प्रेशर कंट्रीब्यूट बाई इंडिविजुअल ऑफ गैस इन मिक्सचर ऑफ गैस। एक गैस, इंडिविजुअल मतलब एक गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर मिक्सचर ऑफ गैस में जो है वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है। और ऑक्सीजन के लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो PO2, यानी ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और CO2 के लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, PCO2, ये है पार्शियल प्रेशर फॉर CO2। ओके, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस टू गैसेज इन एटमॉस्फेयर एंड टू, ये जो है टेबल दिया है जो कि मैं बता चुका हूँ। देखिए तो मैं क्या बताया था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि पार्शियल प्रेशर CO2 के लिए अगर देखा जाए तो मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर CO2 का आप जो है कितना मानेंगे, तो मिनिमम पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मिनिमम प्रेशर जो होगा, ठीक, चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। तो पार्शियल प्रेशर जो होगा वो CO2 के लिए जो होगा वो 40 mmHg मिनिमम हो गया, और 45 mmHg जो होगा वो मैक्सिमम हो गया CO2 के लिए पार्शियल प्रेशर। अब ऑक्सीजन के लिए देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए जो मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर होगा वो 95 mmHg होगा, और मिनिमम पार्शियल प्रेशर जो होगा वो 40 mmHg होगा। बस ऑक्सीजन के लिए आपको याद कहाँ करना है, तो एटमॉस्फेयर और एल्वेलाई के अंदर। चलिए देखिए, तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर के अंदर वो 159 mmHg होता है, और CO2 का पार्शियल प्रेशर 0.3 mmHg होता है। ये एटमॉस्फेयर वाला बस याद करना है। चलिए अब देखिए, एल्वेलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन वाला याद करना 104 mmHg होता है। और बस यहाँ से ये जो है यहाँ से आप सब कुछ याद कर सकते हैं, इसको याद कर लेंगे तो ये इतना आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो CO2 का मिनिमम प्रेशर, एल्वेलाई के अंदर CO2 कम होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, तो एल्वेलाई का ऑक्सीजन का मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा, और मिनिमम प्रेशर CO2 का होगा। तो CO2 का प्रेशर तो दो ही बताया, एक बताया 40 और एक बताया 45। तो CO2 एल्वेलाई के अंदर कम है तो 40 mmHg हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज़्यादा है, तो CO2 ज़्यादा है तो CO2 का ज़्यादा वाला प्रेशर होगा। मैक्सिमम प्रेशर CO2 का कितना है, CO2 का मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है, ये ऑक्सीजन का प्रेशर है, ये CO2 का है। तो CO2 का मैक्सिमम प्रेशर है 45 mmHg, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 mmHg। और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजन कम होगा। तो ऑक्सीजन का मिनिमम प्रेशर कितना है, 40 mmHg है, तो 40 mmHg हो जाएगा। ओके, चलिए अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर देखते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन के ज़्यादा वाला प्रेशर 95 mmHg हो जाएगा। और CO2 कम होगा तो CO2 का कम वाला प्रेशर यानी मिनिमम प्रेशर 40 mmHg हो जाएगा। अब टिश्यू में आ गए, तो टिश्यू में CO2 ज़्यादा होता है, तो CO2 ज़्यादा है तो CO2 का मैक्सिमम प्रेशर होगा 45 mmHg। और ऑक्सीजन कम होता है तो ऑक्सीजन के कम वाला प्रेशर होगा 40 mmHg। ठीक है, यहाँ से हम लोग समझ लिए सब कुछ। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो इस डाटा से हमें क्या पता चल रहा कि ऑक्सीजन के लिए जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो किधर से किधर है। तो ऑक्सीजन के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखिए यहाँ पे लिख रहा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टिश्यू एंड ब्लड टिश्यू। यहाँ से देखिए ऑक्सीजन के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ से है, तो एल्वेलाई से टिश्यू यानी कि एल्वेलाई से ब्लड और फिर ब्लड से टिश्यू की तरफ है। और CO2 के लिए कहाँ से होगा, तो CO2 के लिए टिश्यू से ब्लड और फिर ब्लड से एल्वेलाई की तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। तो लिख रहा है कि एक ग्रेडियंट, ठीक, ग्रेडियंट फॉर CO2 के लिए देखा जाए तो इन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन मतलब कहाँ से, तो दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, टिश्यू से ब्लड की तरफ और फिर ब्लड से एल्वेलाई की तरफ होगा। ओके, तो ये अंडरलाइन कर लेते हैं, फ्रॉम टिश्यू से ब्लड एंड ब्लड टू एल्वेलाई। ठीक, अब देखिए कि मैं क्या बताया कि CO2 का जो डिफ्यूजन वो ज़्यादा होता है, क्योंकि CO2 का सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 20 से 25 टाइम ज़्यादा होता है। तो लिख रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इसलिए अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफ्यूजन इज पार्शियल प्रेशर इज मच हायर देन, यानी CO2 का डिफ्यूजन जो होता है वो ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। ठीक, अब इतने देख लिए भाई। अब देखिए
डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करें तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 मेन लेयर से मिलकर बना होता है। अंडरलाइन कर लेंगे, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन यानी कि जिससे डिफ्यूजन होगा, जिस मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसपोर्ट होगा उसको डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहेंगे। 3 लेयर से मिलकर बना होगा। कौन कौन होगा? तो सबसे पहला वेरी थिन, पतला, मैं बताया था कितना होता है, तो लगभग लेस देन यानी कि 1 mmHg यानी कि 0.2 मिलीमीटर होगा। तो थिन स्क्वेमस एपिथेलियम पहला हो गया। स्क्वेमस एपिथेलियम पहले इस फिगर को समझ लेंगे। देखिए ये एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलाई का इस मेम्ब्रेन को, ये मेम्ब्रेन पहला मेम्ब्रेन हो गया एल्वियोलाई का, इसको कहेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल। 1 सेल थिक होता है, ये सिंगल सेल का बना होता है, तो पहला मेम्ब्रेन हो गया। दूसरा है ये ब्लड वेसल, ब्लड इसमें फ्लो करेगा, तो ब्लड वेसल के मेम्ब्रेन को कहेंगे इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, तो दूसरा ये हो गया। और बीच में ये जो दिख रहा है आपको, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो दोनों को जोड़ेगा, तो ये बीच में जो है यहाँ पे ये लिखा बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये तीसरा हो जाएगा। तो ये तीनों मिलकर बनाएगा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो पहला हो गया स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, और दूसरा यहाँ पे सेकंड लिख लेंगे, यहाँ पे इंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। देखिए जहाँ पे 2 या 3 चीज़ें जब लिखा होता है तो हम नंबरिंग इसलिए कर देते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन अराइज होने का चांस होता है, ठीक है। और तीसरा दोनों के बीच में होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि कंपोज ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द स्क्वेमस एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंड द सिंगल लेयर इंडोथीलियम ऑफ द कैपिलरी। यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इंडोथीलियम कैपिलरी को सराउंड कर रहा और इधर से एल्वियोलाई को सराउंड कर रहा। इन बिटवीन दम, इन दोनों के बीच में होगा, ठीक। आगे देखिए, हाउएवर इट टोटल थिकनेस इज मच लेस देन ए मिलीमीटर से भी कम होता है, 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। यानी कितना है? तो लगभग 0.2 मिलीमीटर यानी के बराबर होता है। देयरफॉर ऑल फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जो भी हम पढ़े, यानी कि सब फैक्टर फेवरेबल है किसके लिए? इसके लिए कि ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होके एल्वियोलाई से ब्लड में आ जाए और ब्लड से टिश्यू में आ जाए, और जो टिश्यू के अंदर CO2 बन रहा है ये CO2 फिर ब्लड से और ब्लड से लंग्स में चल के बाहर निकल जाए। ओके, ये फेवरेबल कंडीशन जो भी बताए इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होता है सब कुछ के लिए, ठीक। अब देखिए ये फिगर के बारे में पढ़े थे, इसके बारे में भी NCERT से भी देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या लिखा है यहाँ पे। ओके चलिए, तो यहाँ पे अब है तो क्या बताया मैं कि ये है बॉडी टिश्यू। ओके, अब देखिए बॉडी टिश्यू के अंदर यही रिस्पायरेशन होगा, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो CO2 बन जाएगा। ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो CO2 बनता। अब यही CO2 टॉक्सिक है तो CO2 को ब्लड वेसल के अंदर डाल देंगे। ये ब्लड वेसल लेके जाएगा सबसे पहले राइट एट्रिया, ये है राइट एट्रिया, ठीक है। चलिए, आप मैं नोट्स के फॉर्म में पढ़ा चुका हूँ तो वहाँ से देख सकते हैं, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ मैं। राइट एट्रिया हो गया, ये ब्लड वेसल आया यहाँ से। इस ब्लड के अंदर क्या मिला हुआ है? CO2 मिला हुआ। अब इसके अंदर CO2 मिला हुआ है तो ये ब्लड कहलाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। और ये बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जा रहा तो इसको कहेंगे सिस्टेमिक वेन, क्योंकि वह ब्लड वेसल जो ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जाता है वो वेन कहलाता है। अब सिस्टम है बॉडी तो सिस्टेमिक वेन हो गया। अब इसमें पार्शियल प्रेशर देखा जाए तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, अब CO2 इसके अंदर ज़्यादा है तो CO2 का मैक्सिमम प्रेशर होगा 45 mmHg, और ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन का मिनिमम प्रेशर होगा 40 mmHg। अब मैक्सिमम मिनिमम मैं बता चुका हूँ, ठीक है। फिर ब्लड यहाँ से आ जाएगा इसके अंदर, यह है राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स के पास। लंग्स का ये सेल है एल्वियोलाई, तो ये जा रहा किसके पास? लंग्स की तरफ। तो हार्ट से आर्गन की तरफ जा रहा तो इसका नाम होगा आर्टरी, लेकिन कौन सा आर्गन की तरफ जा रहा? पल्मोनरी, यानी लंग्स की तरफ जा रहा तो इसका नाम होगा पल्मोनरी आर्टरी। अभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो CO2 को यहीं से डाल दिया जाएगा, क्योंकि CO2 का यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, CO2 का अमाउंट ज़्यादा है 45 mmHg। अब देखिए CO2 का यहाँ पे प्रेशर क्या है? कम है, तो प्रेशर कम है तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ CO2 चला जाएगा। ओके, अब CO2 यहाँ चला गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है 104 mmHg है, तो यहाँ ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ ऑक्सीजन आ जाएगा। यानी अब इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करने लगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहाँ पे? तो आएगा हार्ट के लेफ्ट एट्रिया में। यह है हार्ट का लेफ्ट एट्रिया।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जब निकलेगा यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, तो ये ब्लड वेसल, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा। हाँ एक चीज़ और, ये है पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी को लेके जा रहा है तो आर्टरी हो जाएगा। अब पल्मोनरी यानी कि लंग्स से, यानी कि एल्वेलाई से जो ब्लड वेसल हार्ट की तरफ लेके आएगा पाइप, उसका नाम होगा वेन, तो ये हो जाएगा पल्मोनरी वेन हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल जो आर्गन से हार्ट की तरफ लेके आता है वो वेन होता है, तो पल्मोनरी वेन हो गया। तो अब ब्लड आ गया यहाँ पे, ब्लड फिर आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जब निकलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहाँ पे, बॉडी के पास, टिश्यू के पास, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन ज़रूरत कहाँ पे है, ऑक्सीजन ज़रूरत है बॉडी टिश्यू को, क्योंकि यहाँ पे रिस्पायरेशन हो रहा, तो ऑक्सीजन यहीं पे बार बार यूज हो रहा और CO2 बन रहा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे दे दिया जाएगा, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो जाएगा, फिर CO2 बनेगा, तो CO2 को फिर यहाँ पे डाल दिया जाएगा, ब्लड फिर यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए अब यह है सिस्टेमिक आर्टरी, क्योंकि हमारे बॉडी में आ रहा, तो बॉडी एक सिस्टम है, और हार्ट से बॉडी की तरफ आ रहा तो आर्टरी नाम होगा, तो इस ब्लड वेसल का नाम हो जाएगा सिस्टेमिक आर्टरी। और इसके अंदर कौन सा ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। चलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, 95 mmHg हो जाएगा, ज़्यादा मैक्सिमम प्रेशर होगा। और CO2 का मिनिमम प्रेशर, तो मिनिमम प्रेशर CO2 का कितना है, 40 mmHg है, ठीक है। चलिए इतनी बातें समझ में आपको आया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।